कैसा घिनौना शासन था, जब हम लोगों को कोई अधिकार नहीं था, हमारे पढ़ने के अधिकार छीन लिए गए, तो उसके खिलाफ इन 500 लोगों ने लामबंदी किया। और लामबंदी करने के बाद गांव सौर दिवस के उपलक्ष्य में हम इकट्ठा हुए हैं। आखिर इन्होंने किया क्या और ऐसा इन्होंने क्यों किया, इस पर चर्चा करना हमारे लिए लाजमी होगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो अधूरा रहेगा। तो मैं अपने महापुरुषों को नमन करते हुए उनको याद करता हूँ। साथियों, ये कहानी शुरू होती है, शिवाजी महाराज एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने तलवार के बल पर शासन सत्ता हासिल किया और औरंगजेब जैसे शासक को उनको जो है राजा घोषित करना पड़ा, उनको राजा मान्यता देनी पड़ी। औरंगजेब ने लिख करके दिया कि ये राजा हैं। ब्राह्मणों को बड़ी तकलीफ हुई, बिना हमारी मर्जी किए राजा होगा तो हमारी मर्जी भी नहीं चलेगी। इसलिए उन्होंने धर्म की आड़ लेकर के जिस धर्म के हम गुलाम हैं, उस धर्म की आड़ लेकर के शिवाजी महाराज को कहा, महाराज आपको राजा तो घोषित कर दिया गया, लेकिन आप राज तिलक करा लीजिए तो हम सब लोग भी आपको राजा माने, वरना हम बिना राज तिलक के आपको राजा नहीं मानेंगे। ये धर्म की आड़ में आकर के शिवाजी महाराज को लगा कि भाई ये धार्मिक मामला है तो राज तिलक करा लेते हैं। शिवाजी महाराज को राजा घोषित कर दिया गया, लेकिन राज तिलक 4 महीने बाद होगा। तो ये 4 महीने क्या शिवाजी महाराज राजा हैं क्या? हेलो, अगर राज तिलक की तारीख तय हो गई तो राज तिलक होने तक वहाँ राजा शिवाजी महाराज नहीं रह गए, तो ये वो धर्म का टंटा है जिसने उनको राजा होने से भी रोक दिया। और जब राज तिलक का समय आया तो ब्राह्मणों ने यही कहा कि तुम शूद्र हो और शास्त्र के अनुसार शूद्र को राजा बनना नहीं चाहिए, तो हम आपका राज तिलक नहीं। यहाँ से कहानी मोड़ लेती है। तो शिवाजी महाराज ने, अब मैं और कहता हूँ जल्दी से, शिवाजी महाराज ने काशी से ब्राह्मण बुलवाया और काशी से ब्राह्मण दान दक्षिणा लेने के बाद तो वो वहाँ आया और आने के बाद पूना के ब्राह्मणों ने जूता उतार के उसको दौड़ा लिया। जूता उतार के जब दौड़ा लिया तो बोला, क्या बोला कि साले तुम आ गए, हम लोग राज तिलक नहीं करना चाहते, तुम आए हो इसको शूद्र को राजा बनाने आए हो, तुम चले आए। तो काशी के ब्राह्मण ने समझाया कि देखो ये मामूली बात नहीं है। एक तो शिवाजी महाराज जो राजा हुए हैं वो अपनी तलवार के बल पर हुए हैं, लोहा मनवाकर हुए हैं, और दूसरे इनको राजा घोषित किया है तो औरंगजेब, ना तो आप शिवाजी महाराज का मुकाबला कर सकते हो और ना ही औरंगजेब का मुकाबला कर सकते हो, तो इसलिए तुमको राजा तो इसे मानना पड़ेगा। तो लोग शांत हुए कि ये बात तो वह गहरी कह रहा है। तो तब उस गागा भट्ट ने कहा कि मैं बीच का एक रास्ता बताता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा, हमारे लोग तो जल्दी सुनते नहीं, कोई चिल्लाता रहे तब भी नहीं सुनेंगे, लेकिन ब्राह्मणों ने बड़े चालाकी से कहा, बताओ अब बीच का रास्ता क्या? तब उसने गागा भट्ट ने कहा कि बीच का रास्ता ये है कि हम ये एक ताम्रपत्र लिखवा देते हैं, एक रुक्का लिखवा देते हैं कि राजा शिवाजी और उनका खानदान होगा, लेकिन उसका जो मंत्री होगा, जो पेशवा होगा, वो ब्राह्मण होगा। और जब पेशवा और मंत्री ब्राह्मण होगा तो तुम चाहे जैसा राज चलाना, राजा की क्या होगा, फिर तो सारा कुछ तुम्हारा होगा। और वहाँ ये लिखा जाता है और वहीं से जो है पेशवा जो है वो मंत्री होने लगा, पेशवा शासन करता चला आया। तो ये 1674 ईस्वी से शुरू होता है, 1674 ईस्वी से शुरू होता है ये पेशवाओं की पेशवाई। ये मंत्री पद 1789 ईस्वी तक चलता है। 1789 ईस्वी में शिवाजी महाराज के पोते संभाजी महाराज द्वितीय का शासन होता है और तब तक इन पेशवाओं ने पूरे राज सत्ता पर पूरी तरह ब्राह्मणों को काबिज कर देता है। वहां से हमारे लोगों को धीरे धीरे बाहर कर देता है, वहां से धीरे धीरे हमारे लोगों को बाहर कर देता है। और 1789 में संभाजी महाराज की सर काट करके हत्या कर देता है। और बताता है, प्रचार क्या करता है कि संभाजी महाराज का मुगलों से हत्या कर दिया। मुगलों ने हत्या, गौर करने की बात है कि मुगलों ने अगर हत्या करवाई होती तो पूना में मुगलिया राज आता। मुगलों ने अगर हत्या करवाई होती
तो पूना में मुगलिया राजा था, लेकिन वहां मुगलिया राज में आकर के पेशवा राज आ गया, ब्राह्मणों का राजा, और वहां से गद्दी स्थापित हो जाती है। उसमें इनकी हत्या करवाने के बाद क्रूरता से इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाया, बोटी बोटी करवाया और एक सूखी नदी में फेंकवा दिया, तुलापुर नदी में, और ये ऐलान कराया कि कोई भी आदमी राजा की मिट्टी को छुएगा नहीं, इनके लाश के टुकड़ों को छुएगा नहीं, इनके लाश के टुकड़े कुत्ते, कौवे और जंगली जानवर खाएंगे। लेकिन धन्य है शिवाजी महाराज के दो सैनिक जो राज सत्ता बदलने के बाद छुप छुप करके अपने प्राण बचा रहे थे, उन्होंने दिन से पड़ी हुई संभाजी महाराज की लाश को शाम को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके ले जाकर के उनका दफन संस्कार करते हैं। और वो दफन संस्कार भी उन्होंने किया तो राजाओं वाली कब्रिस्तान में नहीं, मराठों वाली कब्रिस्तान में नहीं, क्योंकि वहां जाते तो दफन भी न कर पाते और मारे जाते। इस डर के मारे संभाजी महाराज का कब्रिस्तान महारों के कब्रिस्तान में जाकर के किया गया। आज भी वो गवाह दे रही है। एक ऐसे महाराजा जिनका कब्रिस्तान, जिनकी कब्र पहली राजा क्या ये लागू किया कि इनको दिन में निकलने का अधिकार नहीं होगा और इनके गले में हड़िया और कमर में झाड़ू बांध दिया जाएगा। ये आपने सुना होगा, लेकिन कब लागू हुआ, कौन लागू हुआ, ये लोगों को पता नहीं। तो 1789 में ये लागू हुआ और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने लागू किया था। संभाजी महाराज की हत्या करने के बाद ये लागू हुआ था। और दूसरा क्या राजाज्ञा हुई, आज के बाद उनके राज्य में ये इस देश के मूल निवासी यानी शूद्रों के पास घर में रहने का अधिकार नहीं होगा। हम लोगों के घर गिरवाए गए, जमीनों पर हमारा स्वामित्व खत्म कर दिया गया, हम लोग जमीन के मालिक नहीं रहे। न केवल SC ST की बात कर रहा हूं बल्कि संपूर्ण OBC की बात करता हूं। इतना ही नहीं है, घर में रहने का अधिकार छीन लिया। और क्या किया, उसी समय उन्होंने एक और राजाज्ञा लागू किया कि आज के बाद हमारे इस राज्य में 40,000 ब्राह्मण यहाँ पर पूजा घंट करेंगे, उनको सरकारी खजाने से जो है मुआवजा दिया जाएगा, उनको खर्च दिया जाएगा, जो आज ये सरकार कर रही है। आज ये सरकार पुजारियों को 2,000 रुपए पर मंथ दे रही है। तो वैसा ही उस समय लागू हुआ और उन 40,000 लोगों का जो भोजन कराने की प्रबंध होगा वो ये किसान लोग करेंगे। जो किसान इनकी बात नहीं मानेगा उसके लिए ये प्राविधान था कि अगर वो विवाद करता है तो पकड़ के लाओ, और चबूतरा बना हुआ था, उस चबूतरे पर उसका सर रख देते थे, उसके ऊपर हाथी के पैर से कुचलवा देते थे। जो किसान भाग जाता था, पकड़ में नहीं आता था, उसके बच्चों को पकड़ के लाते थे, वहाँ खंभा बना हुआ उसमें बंधवा करके उनके ऊपर गर्म तेल के छींटे मारे जाते थे और उनको कोड़े बरसाए जाते थे। ये दुर्दशा हुई, ये आदेश हुआ उनका, ये जुर्म था। और ये जुर्म में एक और जुर्म था कि 40,000 ब्राह्मणों के सामने जो वहाँ पर पूजा घंट करेंगे, उनके सामने इन समाज की मनोरंजन करने के लिए समाज की महिलाओं को लाया जाएगा और नंगा करके परेड कराया जाएगा। ये लिखा पढ़ा इतिहास में रखा हुआ, ये लिखा पढ़ा है, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ। ये वहाँ नंगा परेड कराया जाता था शनिवार वाड़ा में। ये इन पेशवाओं का आतंक था। और इतना ही नहीं, एक और घिनौना आदेश था। वो इतना घिनौना आदेश था कि आज के बाद अगर ये शादी विवाह करेंगे तो इनकी नवविवाहिता 3 दिन के लिए ब्राह्मण के यहाँ जाएगी और उसका शुद्धिकरण ब्राह्मण पुरोहित करेगा। शुद्धिकरण करने के बाद चौथे दिन आप छुड़ा करके मान दान दक्षिणा दे करके ब्राह्मण की मान मनोबल कर करके तब अपने घर आप लाएंगे तो वो नवविवाहिता आपके घर में आकर के रहेगी। ऐसा भी आदेश हुआ था। और इस आदेश को आज भी आप चौथी छुड़ाने की रीति निभाते हैं। वो जो चौथे दिन छुड़ा कर लाते थे, आज भी हमारे समाज के लोग वो चौथी छुड़ाने की प्रथा को निभाते हैं। तो ये भी आदेश था। ऐसा घिनौना शासन था जब हम लोगों को कोई अधिकार नहीं था, हमारे पढ़ने के अधिकार छीन लिए गए, तो उसके खिलाफ इन 500 लोगों ने
लामबंदी किया और लामबंदी करने के बाद इन्होंने जब हुंकार भर करके उनके ऊपर आक्रमण किया तो उनकी सेना में भगदड़ मची और ये काटते गए, ये काटते गए, ये काटते गए, वो भागते गए, ये काटते गए और काटते काटते शनिवार वाड़ा राजमहल तक पहुंचे और राजमहल में आग लगा दिया। पेशवा काल का अंत हुआ और उसी दिन फिर ये 4 बहाल हुए। क्या बहाल हुए? आपको घर में रहने का अधिकार मिला, आपको अपनी जमीन का स्वामित्व मिला और आप हमारी बहनों को जो वो डोला प्रथा थी उस डोला प्रथा का अंत हुआ, यानी उनकी इज्जत आबरू बची। और वो ब्रह्मभोज जो चलता था, जो ब्रह्मभोज की प्रथा चलाई गई जिसमें आज भी आप लोग करते हो, वो ब्रह्मभोज की प्रथा जो है वहां पर समाप्त हुई। लेकिन हम आज भी करते हैं, ब्रह्मभोज की प्रथा वहां समाप्त हुई। तो ये हमारे इन महान वीरों ने जो एक को 56 लोगों को, एकदम कमजोर लोग जिनके पास हथियारों की भी कमी थी, उन लोगों ने हथियार बंद बहादुर सेना, पेशवाओं की 28,000 सेना को यूं गाजर मूली की तरह काट करके आपको इंसानी हक दिलाया है, आपको अपना अधिकार दिलाया है। तो हम ऐसे महापुरुषों का आज इस मौके पर हार्दिक नमन वंदन करते हैं और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज आप अपने महापुरुषों को याद करने के लिए यहाँ पर आए। ऐसे चुना हुआ प्रतिनिधि, मैं आपकी लड़ाई को जहां तक मन पड़ेगा, जितना हमारे शरीर में ताकत होगी, वो मैं आपके लिए लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुने। जय मूल निवासी।